जोहार जय निवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट में 27% आरक्षण OBC को बहाली किया। उसके संदर्भ में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सारे देश में आंदोलन किया। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चौधरी पटेल जी आज हमारे साथ में हैं। उनसे इस आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे और ये क्या मामला है ये भी जानेंगे। सबसे पहले विकास पटेल जी का हम MN TV में स्वागत करते हैं। विकास जी, सबसे पहला एक अहम सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन किया और आज नीट में OBCओं को 70% आरक्षण दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लगातार जब से नीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ और नए शिक्षा मंत्री बनाए गए जो कि OBC से आते हैं, तो उनके माध्यम से नीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें जो OBC का अखिल भारतीय कोटे में जो 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो उसको लेकर के तमाम OBC के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने आवाज़ उठाई और एक बड़े पैमाने पर असंतोष समाज में था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी बड़े पैमाने पर इसकी आवाज़ उठाई। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो लगातार हम अपनी परिवर्तन यात्रा में इस मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और 3 चरणों में हमने इसको लेकर के आंदोलन घोषित किया था। 20 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश भर से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा था और 26 तारीख को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया 2 चरण में, और अभी तीसरा चरण 3 अगस्त को हमारा है। तो 3 अगस्त को रैली प्रदर्शन करने का कार्यक्रम हमारा था। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था ये नीट में OBC के साथ जो धोखाधड़ी हो रही थी उसको लेकर के था। तो अभी सरकार ने अगर इसको लागू किया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये केवल इतने तक ही OBC की लड़ाई नहीं है। OBC की लड़ाई 52% की है। नहीं, वास्तव में नीट जो परीक्षा है वो कैंसिल होना चाहिए, इसके बारे में आंदोलन होना जरूरी। नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, इसके बारे में भी जो हम लोग निवेदन दे रहे हैं, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसमें ये भी मुद्दा है कि नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। एक बात तो ये है कि जब तक सारे देश भर का सिलेबस एक नहीं है तो परीक्षा एक कैसे हो सकती है। अब जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको नीट की परीक्षा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ये तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। अलग अलग बोर्ड हैं देश भर में, उनसे लोग पास होकर के आ रहे हैं। तो या तो पूरे देश भर का सिलेबस एक किया जाए, उसके बाद नीट जैसे एग्ज़ाम पूरे देश भर में किए जाएँ, तो फिर ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर ये जो अलग अलग बोर्ड के और ख़ास तौर से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इससे उनके साथ अन्याय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी घोषित किया है, 1 सिलेबस रहेगा। तो नीट ये जो OBC के संदर्भ में था, मगर OBC की समस्या उससे भी बड़ी है। जैसा जनगणना होना चाहिए, उसके संदर्भ में आपका क्या आंदोलन है, आपकी क्या? OBC का सबसे बड़ा इशू तो ये है कि OBC की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में OBC को हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर गुलाम भारत का ही आंकड़ा माना जाए तो भी 52% है। तो 52% तो मंडल कमीशन ने भी माना कि 52% OBC है। तो कम से कम अगर नरेंद्र मोदी OBC के लिए ईमानदार हैं तो उनको कम से कम 52% पहले लागू करना चाहिए। और जो अभी जनगणना वो कराने जा रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल एक कॉलम OBC के लिए बढ़ाना है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो ये छोटा काम है प्रधानमंत्री के लिए। तो ये छोटा काम भी अगर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते तो फिर उनको ये कहने का हक नहीं है कि हम पिछड़े वर्ग के। क्या आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसके चुनाव के मद्देनजर देख के उन्होंने डिसीजन लिया है? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है कि जो 27-28 मिनिस्टर बनाए गए तो आउटलुक में एक खबर छपी, संकट टालने के लिए बढ़ाया गया कुनबा। तो ये संकट OBC समाज के ऊपर तो नहीं था, वो तो पहले से ही संकट में है OBC समाज, तो उसके ऊपर का संकट टालने के लिए नहीं, या जिनको मंत्री बनाया गया उनके ऊपर कोई संकट नहीं था। संकट सरकार के ऊपर था कि यूपी के पंचायत चुनाव में आईना दिखाया पिछड़े वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि हम तुमको नहीं मानते,
क्योंकि 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखाकर, अनुप्रिया पटेल का चेहरा दिखाकर, केशव मौर्य का चेहरा दिखा करके बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। और योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज़्यादा पिछड़ों के एनकाउंटर हुए, पिछड़ों की ज़मीनों पर कब्जा हुआ, पिछड़ों की हत्याएं हुई, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। तो ये तो पिछड़ों के समर्थन से जो सरकार बनी, उसी सरकार ने ये सारा किया। तो इससे पिछड़ों में बड़ी नाराजगी थी। तो एक बार फिर पुराना फार्मूला लाने के लिए कि पिछड़ों को मिनिस्टर बनाया जाए और उनका चेहरा दिखा करके वोट हासिल किया जाए और पिछड़ों का सत्यानाश किया जाए। लेकिन इसको जब हम लोगों ने टारगेट पे लिया कि एक तरफ 27-28 मिनिस्टर हमारे बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा कोटा गायब किया जा रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा असर समाज के ऊपर हुआ और समाज से जब प्रतिक्रिया मिलने लगी तो उससे घबरा करके ये कदम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया है। आप जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने चेहरा बताया, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि यादव दबंग जाति है। 2 दिन पहले एक सोनू यादव की हत्या हो गई, वो भी भाजपाई लोग थे और फॉरवर्ड जाति के लोग थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केवल एक सोनू यादव का मामला नहीं है। ब्रह्मानंद नगर राठ में दीपिका लोधी को इसलिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि प्रधानी के चुनाव के बाद जो दबंग लोगों ने अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताया, उन लोगों ने दीपिका लोधी को नाचने के लिए मजबूर किया। और जब दीपिका लोधी ने उसकी शिकायत किया तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया, तो वो लोग, उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने ज़्यादा तंग किया तो उसको आत्महत्या करना पड़ा। ऐसे बलिया में एक पाल बिरादरी के युवक को पुलिस और एसडीएम के सामने गोली मार दिया गया। ऐसे प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या हुई, उनके घर जलाए गए, मवेशी जलाए गए। ऐसे ही कुशीनगर में कुशवाहा की हत्या हुई। ऐसे ही नेहा निषाद के साथ मामला हुआ। और जहाँ तक यादव का मामला है तो यादव को तो खास तौर से टारगेट पे रखा जा रहा है और जो फर्जी इनकाउंटर हुए उसमें बहुत सारे यादव की लिस्ट है। लेकिन केवल यादव ही नहीं है, जो दूसरे बैकवर्ड के लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिया, उनकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके ऊपर अटैक करने का काम करते। जैसे अब सोनू यादव का ही मामला है, तो उसने अखिलेश का नारा लगाया या झंडा लगाया, ऐसी कुछ बात कही जा रही है कि इसकी वजह से उसकी हत्या हुई। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई अखिलेश का नारा लगा सकता, झंडा लगा सकता, कोई मायावती का लगा सकता, कोई किसी और का लगा सकता, कोई अपना लगा सकता है। तो जिसकी जहां स्वतंत्रता है, जिसकी जहां इच्छा है, उसका कर सकता है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा, और अभी आपने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को नामिनेशन तक करने नहीं दिया गया, तो आज तो ये पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव में नामिनेशन नहीं करने दे रहे हैं, कर तो ग्राम पंचायत के चुनाव में नामिनेशन नहीं करने देंगे, जो स्थिति बन रही है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है इस बात को। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में एक सवाल है, ओबीसी के संदर्भ में, जैसे सपा हो या बसपा हो, ब्राह्मण वोट के लिए पीछे लगा हुआ है, मगर पिछड़ों के वोट उनके लिए कोई मायने नहीं होते हैं क्या? उनके कोई सम्मेलन नहीं लेना शुरू है, लेने का तय भी नहीं किया है। इसके बारे में क्या कहना है? पिछड़ों को अपनी बोली बोलते आना चाहिए। पिछड़े लोगों को मैं लगातार यात्रा में समझा रहा हूं कि लोकतंत्र में गोली तो चलती नहीं, बोली चलती है। मैंने आपको सारा डिटेल में बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके अधिकारियों कर्मचारियों पर उत्पीड़न है, चाहे उनकी ज़मीनों पर कब्जा है या हत्या है, बलात्कार है। बनारस में एक राजभर जाति की लड़की का अभी रेप हुआ 2-4 दिन पहले। तो ये बहुत सारी घटनाएं हो रही, मगर पिछड़े वर्ग के लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन वहीं एक गैंगस्टर विकास दुबे को जब मारा गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने हंगामा कर दिया कि नहीं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों ने ही बीजेपी की सरकार बनाई, ब्राह्मण ही चला रहे हैं बीजेपी की सरकार। फिर भी ब्राह्मण ये हिम्मत रखते हैं कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। भले वो चुनाव में फिर उसी सरकार के साथ जाएंगे, मगर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रख रहे हैं। तो लोकतंत्र में गोली तो चलती नहीं है, बोली चलती है। तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, अगर हम इसकी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे मुद्दे भी पॉलिटिकल एजेंडे बनेंगे। अगर हम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तो एक गांव देहात में कहावत है, बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती।
तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, वो भी हमारे मुद्दे नहीं उठा रही, क्योंकि हम नहीं चिल्ला। नीट का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, बड़े पैमाने पर चिल्लाया, तो सुनना पड़ा, और हमारे भी नेताओं को जाना पड़ा मोदी जी को ज्ञापन देने के लिए। अब हम सरकार में नहीं है, हम भी ज्ञापन दे रहे हैं, और जो मंत्री हैं वो भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो फिर ऐसे मंत्री बनाने से तो कोई फायदा नहीं, उनको भी ज्ञापन ही देना पड़ रहा है। आप उनका चौधरी पटेल, इन्होंने ओबीसी का जो नीट का मामला जो हुआ, जो नरेंद्र मोदी ने बहाली किया, बड़ी देर की आते आते ऐसे कहना पड़ेगा, और उन्होंने नीट के संदर्भ में समझाया, ओबीसी जनगणना के बारे में, और जो उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके संदर्भ में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनका MNTV के तरफ से धन्यवाद।